देखिए, जो चीज़ आपके बिज़नेस को बढ़ाती है ना, उस पे फ़ोकस करें ना। ये फिफ्थ पिलर क्या है और उसका क्या काम है? गवर्नमेंट को तो कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा? मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे ना प्रॉब्लम्स बहुत आते, पुलिस के प्रॉब्लम, एलडीए के प्रॉब्लम, वासा के, एसबीआर के। ये तो प्रोडक्ट्स पहले भी पंसारियों के पास भी मिलते हैं, जी। तो आपकी कंपनी में नया ये क्या है? देखिए, हम यही अक्सर लोग हमें ना हमारे ब्रांड के बारे में समझ नहीं आते। वो कहते हैं चिल्तन क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं उनको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो पुंसार था ना, पुंसार, उसको हमने मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है, हमने वो पुंसार को पकड़ के ब्रांड कर दिया है। आपकी बड़ी खूबसूरत मैंने किताब पढ़ी है, 100 करिश्माती तेल। जी। ये कौन से 100 है? हमने तो बचपन से लेके आज तक स्कूल जाते थे तो सड़कों पे एक ही तेल का नाम सुना है। जी। ये आपके 100 तेल कहाँ से आ गए? वो जो आपने एक तेल का नाम सुना, उसमें तेल नहीं है, वो फ्रॉड ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आपने एक तो ऑयल्स आपकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं, और कौन कौन सी मेजर प्रोडक्ट्स हैं जी, जो देखें, आपकी कंपनी की? प्रोडक्ट तो वो हमारे 1000 है, जिसमें स्किन केयर भी है, फूड भी है। लेकिन जो आपके इसे कह सकते हैं बेस्ट सेलर्स, हमारा जो ओनियन के रेंज है, ओनियन ऑयल है, ओनियन शैम्पू है। एक हमने टिंट निकाला था पिंकिश, वो हमारा मार्केट में बड़ा हिट हुआ। फूड की तरफ अगर आप जाएँ तो मोरिंगा हमारा बेस्ट सेलर है। ठीक है। इसके अलावा चिया सीड तो अब रूटीन में आम भी मिल रहा है, वो है। लेकिन अगर कोई हमने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया हो तो वो पेट सफाई प्रोडक्ट है। ठीक है। नजर साहब, ये तो प्रोडक्ट्स पहले भी जी। पंसारियों के पास भी मिलते हैं, तो जी। आपकी कंपनी में नया क्या है जो वो और इतना लोग आपको पसंद क्यों कर रहे हैं? जी, देखें, हम यही अक्सर लोग हमें ना हमारे ब्रांड के बारे में समझ नहीं आते। वो कहते हैं चिल्तन क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं उनको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो पुंसार था ना, पुंसार, उसको हमने मॉडर्नाइज कर दिया। ठीक है। हमने वो पुंसार को पकड़ के ब्रांड कर दिया है। चीज़ें ये पहले भी अवेलेबल थी। मोरिंगा सदियों से अवेलेबल था, चिया सदियों से अवेलेबल था, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें अवेलेबल थी। हमने कोई नई चीज़ इजाद नहीं की। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स, हमारा पेट सफाई प्रोडक्ट है, वो हमारी इनोवेशन है। वो हमने बनाया। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे 100 के करीब जो हमने बनाई है। बाकी 900 प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में भी अवेलेबल थी। लेकिन लोग पुंसार के ऊपर जाते नहीं थे। हकीमों के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका था। कुछ तो हकीमों की भी गलतियां थी। फिर कुछ आपका मेडिकल साइंस आया, तो जाहिर सी बात है, ये किसी को डाउनग्रेड करेंगे तो अपग्रेड होंगे ना। तो डॉक्टरों ने भी अगेंस्ट हो गए हकीमों के। कहीं पे भी आप डॉक्टर के पास बैठ जाएं, अगर हकीम किसी हकीम का नाम ले लें तो वो आपको सिस्टम उठा के रवाना कर देंगे। यानी इतनी ज्यादा नफरत और इतना उन लोगों के अगेंस्ट तो क्यों हिकमत जो है वो अच्छी चीज नहीं है, या वो थी। हिकमत है, डॉक्टर साहिबान तो अभी जुमा जुमा हुए इनको आए हुए मार्केट में। शुरू से हिकमत ही तो थे। आपके दादा, हमारे परदादा ने पैगंबरों के दौर में कौन थे? हकीम लुकमान कौन लोग थे? हाँ, यही तो थी। तो ये फिर तो कैसे ये इन्होंने कन्वर्ट किया है, ये एलोपैथिक में ऑर्गेनिक को कैसे बस रिप्लेस ये कर मार्केटिंग जब आ गई, चीजें आ गई, जब बेचने का ट्रेंड अलग हो गया, फिर थोड़े से लोग, ये वालों की डिग्री 5 साल की थी, इनकी हिकमत की डिग्री 6 महीने की थी। वो कह रहे तो पॉसिबल ही, हम 5 साल लगा रहे हैं, वो बंदा 6 महीने के अंदर हकीम बन रहा है। भाई वो स्टडी इतनी है, आगे तो उसने अपने जो प्रैक्टिस करना है उसे सीखना है। ठीक है। तो हमारे वो फिर बस कंपैरिजन आ गया। फिर वो लोग ज्यादा इंग्लिश बोल लेते, हकीम साहबान को इंग्लिश नहीं आती, वो सस्ते बेचते हकीमों को अगर इंग्लिश का हाँ, कोर्स कराते हैं तो सही इंग्लिश है। करा दें वो। हकीम जो हमें हाँ, कोर्स कराते हैं वो भी सही तो कराते वो, हैं। और वो बेचारे सस्ता बेचते हैं। तो इन्होंने कहा कि जी सस्ती चीज़ है तो समझे घटिया चीज़ है। ठीक है। तो एक उसका इफेक्ट है। हकीम साहब थे, अब मजबूरन क्या, हम चीज़ को महंगा बेचें क्या? उनको बेचारों को ब्रांडिंग नहीं करनी आती, इनको अपने ब्रांडिंग करनी आते हैं। हकीम साहिबान अपने जो उनके सेलर्स होते हैं उनको यूरोप के ट्रिप्स नहीं लगा सकते। ये फार्मा इंडस्ट्री आपको पता है, यूरोप के ट्रिप्स लगाती है, गाड़ियां लैंड क्रूजर गिफ्ट करती है। वो बेचारे कहाँ से अफोर्ड, तो जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री बूम अप कर गई और ये इंडस्ट्री यहाँ पे रह गई। तो सदियों से इन्हीं लोगों ने इलाज किया, इम्यूनिटी से इलाज किया है। आपकी बड़ी खूबसूरत मैंने किताब पढ़ी है, जी। 100 करिश्माती तेल। जी। ये कौन से 100 है? हमने तो बचपन से लेके आज तक स्कूल जाते थे तो सड़कों पे एक ही तेल का नाम सुना है। जी। ये आपके 100 तेल कहाँ से आ गए? वो जो आपने एक तेल का नाम सुना, उसमें तेल नहीं है, वो फ्रॉड ही है। तो वो ऐसे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये 100 करिश्माती तेल ऐसे, क्योंकि हमारे पास 200 प्लस ऑयल्स हैं। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसी किताब लिखूं जिसमें 100 ऑयल्स के बारे में, और ये अपनी नोयत की पाकिस्तान में पहली किताब है। पाकिस्तान में किसी ने आज तक तेल के ऊपर किताब नहीं लिखी। अच्छा। एक किताब ही नहीं। मार्केट में आप चले जाओ, आप कहेंगे जी मुझे ऑयल के ऊपर कोई बुक चाहिए, तो एक किताब ही नहीं थी। आई एम द फर्स्ट ऑथर इन पाकिस्तान जिसने तेल के ऊपर किताब लिखी है। वैसे आपको किसी बुक के अंदर कोकोनट के बेनिफिट्स, किसी दूसरी किताब में जैतून के ऊपर, एक प्रॉपर बुक नहीं थी तेल के ऊपर। तो पाकिस्तान में मैंने लिखी। अच्छा, मुझे क्यों उसकी जरूरत महसूस हुई? क्योंकि जब मैं ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना शुरू हुआ ना, मुझे पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक के ऊपर एक किताब नजर नहीं आई। ठीक है। पाकिस्तान की सारी लाइब्रेरियां मैंने छान मारी, हर तरह की किताबों से भरी पड़ी थी। मैं कह ऑर्गेनिक के ऊपर कोई किताब है, तेल के ऊपर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, या अरोमा थेरेपी के ऊपर भी किसी ने आज तक किसी ने किताब लिखी। ट्रांसलेशन है, एक शख्स की थी, उन्होंने बाहर से किताब मंगाई, उसकी ट्रांसलेशन कर दी, उन्होंने लिख दिया कि ये इंग्लिश की किताब थी, मैंने ट्रांसलेशन की इसकी। वो तो एक अलग बात होती है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं।
तो किताब नहीं थी। तो फिर मुझे था कि यार मैं इस फील्ड के अंदर जाने से पहले कंटेंट दे जाऊं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनका मुझे था कि मैं इनको नाम नाम दूं। अच्छा। हमारे देखिए उर्दू जबान का ये हमारी, हम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया इंग्लिश में बात, हाँ उर्दू क्यों हमारी नहीं होती, क्योंकि हमारी उर्दू जबान मिचोर नहीं है। सही है। अभी तो आई है, जब पाकिस्तान बिल्कुल। आजाद हुआ है, पाकिस्तान जितना अरसा पाकिस्तान को बने हुआ हुआ है, उतनी। उर्दू जबान को भी हुआ है। ठीक है। जब हमारी जबान मिचोर होगी ना तो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। अभी ठीक पता है एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास वर्ड नहीं है। सही है। जैसे ऐसे मोबाइल फोन की मैं मिसाल देता हूँ, हमने अभी तक मोबाइल फोन को उर्दू में नाम नहीं दिया। नहीं दिया। ईरान में इसको गोशी कहते हैं, गोशी अच्छा। गोश कहते हैं कान को, गोशी कान से सुनने वाला आला। वो जो चीज भी होती है ना उसको नाम देते हैं। ये माइक है ना, तो इसका भी उन्होंने नाम दिया, हमने अब तक इसको उर्दू में कोई नाम नहीं दिया। अच्छा। वो एसी है ना, तो इसको भी उन्होंने उर्दू में नाम दिया हुआ है। अरबी में इसको, अरबी में कुछ कहते हैं, ईरानी से कुछ कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है ना, उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। हम नहीं रखते। तो आपने क्या नाम हाँ, रखे हैं किन मैं किन मैं चीजों मैं के? मुझे अभी उस पर वर्किंग हो रही है हमारे, कि जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जैसे लेवेंडर है, इसको अभी इस्तोखदूस कहते हैं, अभी लोग कहते हैं। गुले रेहान एक फूल था, उसको मैं गुले रेहान उसका नाम रखा, उससे पहले उसका नाम नहीं था। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑरेंज का बताता हूँ, ऑरेंज जो अगर है, अभी वो उसको माल्टा अगर किसी ने तो कहा था तो उसका नाम पक गया। तो इसलिए जी। हम चाह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिसका आज भी नाम इंग्लिश में, उसको हम उर्दू में नाम देना चाह रहे हैं। तो जैसे चिया सीड है, हाँ। चिया सीड वाइट है, उसको अभी भी कुछ नहीं, वो आता है मैक्सिको से, ठीक है। उसको हम तुख में मैक्सिको कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मैक्सिको से बेस्ट आता है। तो उसको अभी वो मार्केट में, मैं उस दिन गया तो वो बंदा कहता है तुख में मैक्सिको है, मैं कहा चलो शुक्र है मशहूर हो गया है। इस तरह अश्वंत गांधा आता है, उसको हमने आशू का, हमने अपना नाम दिया, हम कहेंगे अच्छा। हम उसको आशू कहेंगे। तो ठीक अभी है। आप मार्केट में जाओ, वो आशू के नाम से मशहूर है, वो अच्छा। नाम हमने उसको दिया। तो जबरदस्त। इस चीज का हमें था कि चलो यार कुछ नहीं तो कम से कम उर्दू के अंदर वोकैबुलरी ऐड हो गई है। नहीं तो आप नाम को पेटेंट करवा रहे हैं ताकि जी। लोग कभी जिंदगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हाँ। ये वर्ड्स किसने बोले। मैं एक दफा हाँ। बड़ा क्यूरियस था हाँ। कि इसने ये माइक अगर किसी ने रखा है तो हाँ। किसी ने तो रखा है ना, किसने रखा? तो वो रजिस्टर्ड तो होना चाहिए। हाँ। तो क्या आप नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कि हमने रखा है? नहीं, अभी तो हम दुनिया उसका, आपको जाना है। अभी तो सिर्फ हम लिस्ट बना रहे हैं कौन कौन सी ऐसे ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे डोमेन वही है, मैं उसी पे काम करूंगा। ठीक है। कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका आज भी नाम इंग्लिश में मार्केट में पुकारा जाता है, जिसको ठीक आज भी है। आप इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, उनको हम उर्दू का नाम दे रहे हैं, जबरदस्त। ताकि एक अपनी, देखिए एक अपनी डोमेन में हमारे प्रोडक्ट्स में लॉन्च किए, दूसरा हमने कंटेंट भी दिया, तीसरा हमने वोकैबुलरी भी दी, ठीक है। उर्दू जबान को नए अल्फाज भी दिए। तो वो सबसे बड़ी एक सक्सेस है जिसकी हमें बड़ी खुशी होती है कि हम, हमारी कंट्रीब्यूशन कंटेंट में भी है, पढ़ने लिखने में भी है, हमारा मैगजीन भी है, बहुत से जगहों पे हम और भी यूनिवर्सिटियों के साथ भी करते हैं कि उनके कंटेंट में कोई हेल्प करें। अभी जो हमारी ऑयल की किताब है वो हमने HEC को भिजवाई है, हो सकता है कि वो अपने सिलेबस का या किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करके एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक के ऊपर भी मेरी HEC जब लास्ट टाइम हुई थी, मैंने कहा जी ऑर्गेनिक एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आज आप देखें ना, ये एंटरप्रेन्योर इतना आ गया है, तो एंटरप्रेन्योर सेंटर बन गया। आपने सोचा था कुछ साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर होंगे? तो इस तरह मैंने कहा ऑर्गेनिक अब आने वाली मार्केट है, तो इसका ये एक होम इकोनॉमिक्स का पार्ट होना चाहिए कि आप बिल्कुल। अपने घर में कैसे चीजें बना सकते उसका भी हो सकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्यादा इसको बिल्कुल। अच्छा अपने साथ एडअप कर सकती है। तो अभी बिल्कुल। मेरे था कि HEC फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से बात करिए, जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हैं। उसका कोई एफिलिएशन होकर इसका एक कोर्स लॉन्च किया जाए, तो उस पर भी हम काम करें। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की बिल्कुल हम कर कंट्रीब्यूशन है। मुझे ये बताएं, आजकल नजम साहब आपने बताया कि जी हमारे ऑयल और फ्रेग्रेंसेस बीमारियों का इलाज भी जी। करते हैं और ये ग्रास रूट लेवल है। कॉन्स्टिपेशन मैंने सुना था कि बड़ी एक ऐसी जो बीमारी है या एक रीजन है जो तमाम बीमारियों की जड़ है। जी, उसके लिए आपने क्या किया? देखें जिस तरह कहते हैं ना कि घर में हर बीमारी किचन से निकलती है, हम्म। इसी तरह पेट की हर बीमारी मैदे से निकलती है। सही है। अगर आपका मैदा फिट है ना तो समझे आप फिट है, और अगर मैदा अनफिट है तो समझे आप अनफिट है। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो मैदे को पकड़ते हैं, स्टमक को पकड़ते हैं, यार इसमें क्या क्या, तो मुझे पता चला स्टमक से जुड़ा है कब्ज। कब्ज जो है वो आगे पाइल्स बवासीर में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो बड़ी बीमारी है। तो मुझे था कि यार ये इसके ऊपर काम किया जाए। फिर मैंने रिसर्च पढ़ी कि पाकिस्तान में कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन कब्ज का प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ठीक वो है। बाद पता चला कि जी आधे पाकिस्तान को कब्ज है। ये कैसे आपको? ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ? हमने सर्वे कराया। पहले तो मैंने रिसर्च पढ़ी, टॉयलेट एसोसिएशन, एक इंटरनेशनल टॉयलेट एसोसिएशन है जो सिर्फ टॉयलेट पे काम करती है। वाह। टॉयलेट की टाइमिंग, चीजें, बस टॉयलेट की हाइजीन, टॉयलेट पे काम करती है एसोसिएशन है, और उनको अच्छा। लीड करते हैं बिल गेट्स। वाह। बिल गेट टॉयलेट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर खासतौर पर वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक। लेकिन उनका है कि जो टॉयलेट का वेस्ट है वो वेस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाकी चीजों पे भी वो काम करते रहते हैं। तो इंटरनेशनल टॉयलेट एसोसिएशन ने कहा कि जो वॉशरूम का कमोड के ऊपर जो टाइम है ना, वो 6 से 7 मिनट है, 8 मिनट से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 10 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट, अच्छा। 10 मिनट जो कमोड के ऊपर टाइम है। ठीक है। पाकिस्तान जब हमने सर्वे कराया तो 15 मिनट से ऊपर था कि जी 15 मिनट तो हम कमोड के ऊपर हमें लगता है। वो अलग बात है, आप मोबाइल फोन लेके गए तो आप तो 1 घंटा बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल कमोड के ऊपर टाइम है वो चुप कई मोबाइल हाँ वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो कमोड के वॉशरूम का एक्चुअल टाइम था वो लोगों का 17 मिनट, किसी का 20 मिनट। तो मैंने फिर जब वो रिसर्च उनको भेजी, उनका जी तो ये तो लगता है कि मेजोरिटी पाकिस्तानियों को कब्ज है, और उनको पता ही नहीं। हम कहते थे आपको कब्ज है, कहते नहीं कोई कब्ज नहीं है। कहते कब्ज होता क्या है?
मैं कहा, वो वॉशरूम करते हुए कितना टाइम लगता है और स्टूल कैसा आता है, वो हार्ड आता है? तो वो कहता नहीं, वो तो सबका आता है, वो सबको 20 मिनट लगते हैं। हाँ। क्योंकि सबसे डिस्कस करते थे, सबका ही 15-20 मिनट है, जी। तो उनको लगा ये नॉर्मल है। मैं कहा नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो तब फिर हमने कप्स के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम भी बड़ा सिंपल रखा, पेट सफाई। वाह, सिंपल सा नाम था, पहले तो लोग हंसे, ये नाम है पर पेट ठीक है, सफाई। ठीक है। तो कल को कहते हैं क्या सफाई आ जाएगा, क्या सफाई आ जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट बनाया, वो हमारा ऐसा हिट हुआ, ऐसा हिट हुआ। अब वो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि हर रात आधा चम्मच दही के साथ आप खाएं उसे, और सुबह आपको वॉशरूम अच्छा आएगा। और कोई वो मेडिसिन नहीं है, कोई आप उसमें नहीं है, सारा उसमें हमने काला नमक है, उसमें कोड तुम है जिसको बिटर एप्पल कहते हैं, उसमें इसबगोल है, उसमें कलवंजी है, उसमें हरी टक्की है, और उसमें ऑर्गेनिक। हाँ उसमें आंवला है। ये सारी वो चीजें जो आपके घर में भी पड़ी, इवन कि आप, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, इवन कि आप घर में भी बना सकते हैं। अच्छा। हम तो हमारे तक हम यहाँ पे वो नहीं बैठे कि सिर्फ जस्ट बिजनेस करें। हमें होता है कि हमने लोगों को ठीक भी करना है, सस्ता और मयारी अच्छी तरीकों से। हम तो सारे प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स भी कभी कभार कस्टमर बता देते हैं, उसकी कंपोजिशन बता देते हैं कि ये 2% है, 3% है, 4% है, 5%। अगर ये 10-15 चीजें घर में पड़ी है तो किचन में बना लें, खुद ही खुद ही बना लें, खुद ही बना लें, खुद ही खा लें। तो अच्छा, वो प्रोडक्ट हमारा बड़ा हिट वाला अच्छा, मिला। एक और भी है। आजकल तो आप बच्चों से भी बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमें बड़ी स्ट्रेस हो रही है, हालांकि स्ट्रेस पता नहीं है क्या है, जी एंजाइटी भी है। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट जिससे ये खत्म हो सके ताकि हमारे देखने वालों को जी फायदा हो और हम घर बैठे जो है वो इसका इलाज कर सकें। देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो होता है ना, वो इस्तोफदूस इसको उर्दू में कहते हैं। वो आपको इतना नाम आपने मुश्किल दे दिया है। नहीं, लेवेंडर तो लेवेंडर ही इसी को सही है। इसको अच्छा, इस्तोफदूस है, ये भी बड़ा टफ नाम था, ये हमने नहीं दिया, ये किसी और ने दिया। ठीक है, हम इसको भी आसान करने लगे ताकि लोगों को पढ़ने में, देखने में ठीक आसानी है। हो। अच्छा, तो लेवेंडर है, वो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा तो लेवेंडर चिल्तन प्योर का आ जाएगा। वो आपने क्या करना है, बस शीशी होती है, आपने स्मेल करते रहना है उसको। आपने दिन में 3-4 दफा स्मेल करता है, ऐसा ऐसा आपको फील होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप पूछेंगे स्ट्रेस कैसे कम होगा। अच्छा, पहले तो देखिए स्ट्रेस होता कैसे। हमारे बॉडी के अंदर ना माइंड डिफरेंट नोट्स होते हैं, जैसे वो गिटार के या पियानो के डिफरेंट नोट्स होते हैं, डिफरेंट वो प्ले कर रहा होता है। ठीक है। तो हमारे दिमाग में डिफरेंट नोट्स होते हैं, ये गुस्से का है, ये नींद का है, ये प्यार का है, ये इमोशंस का है, ये हर तरह के चीजों का है। ठीक है, तो ये नोड्स होते हैं। तो आपको नींद कैसे आती है, जो आपका स्लीप वाला नोड है ना, वो रात को केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है। जब वो रिलीज करता है तो आपको एकदम से नींद आ जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, तो इसमें उनका केमिकल रिलीज नहीं कर रहा होता। तो खुशबू क्या करता है, जाके उस नोड को फोर्स करता है कि केमिकल रिलीज करो। जब वो केमिकल रिलीज करेगा तो आपको नींद आ जाएगी। इसी तरह हमें किसी को देख के गुस्सा क्यों आता है, कोई इंसान हमें बुरा लगता है, हम जा रहे हैं सड़क से गुजरे, एकदम से बंदा गुजरा, हमें गुस्सा आया। ठीक है। वो जो आपका गुस्से वाला नोड है ना, उसने एकदम से केमिकल रिलीज किया। ठीक है। ठीक है। इसी तरह आपको पता है, जब हमें भूख लगती है तो उसका फैसला भी हमारा दिमाग करता है। हम नहीं पेट नहीं करता। हाँ, दिमाग करता है। दिमाग करता है। कभी कभार मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी कभार आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, आपको खाना खाना भूल जाता है, ऐसे ही। तो क्यों भूला, दिमाग भी था और भूख भी नहीं लगी। नहीं, भूख लगी होती, अगर भूख लगी हुई, आपको पता है आपने दोपहर को खाना खाना है, भूख लगी हुई है, दिमाग ने सिग्नल ही नहीं भेजा, क्योंकि दिमाग आपका इतना बिजी था। ठीक है। इसलिए तो आपको बना, तो कभी कभार पूरा दिन गुजर जाता है आप कुछ नहीं खाते, तो भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि भूख का फैसला पेट नहीं करना, दिमाग ने सिग्नल नहीं भेजा, सिग्नल नहीं भेजा। ठीक है। ठीक है। इसीलिए अगर बहुत से लोग अगर होते हैं जी, अक्सर पेरेंट्स ले जाते हैं बच्चों को डॉक्टर के पास, वो कहते हैं जी मेरा बेटा कम खाता है, इसको भूख नहीं लगती। अच्छा। वो डॉक्टर जो मेडिसिन लिखे देता है वो दिमाग के लिखे देता है, मैदे के नहीं लिखे देता। आपको पता है, वो दिमाग ठीक करता है, वो क्योंकि सिग्नल वो भेजता है, वो बताता है कि भूख लगी हुई है। अच्छा। वो उसको डिसाइड कर रहा होता है। तो लेवेंडर ऑयल आपने कहा है कि उसको स्मेल करना। हाँ जी, मुझे याद आ रहा है कि कुछ अरसा पहले एक तरह का जो है वो एक नशा भी निकला था। हाँ। कि वो कहते थे जी समर बॉन्ड स्निफ करते हैं लोग, तो ये एक वो नशा है। तो ये भी ना लोग समझना शुरू हो जाए कि ये नशा है। नहीं, वो भी अपना नशा अरोमा थेरेपी से कर रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा था, अरोमा थेरेपी आपको मार भी सकती है, आपको हयात भी कर सकती है, आपको बीमार भी कर सकती है, आपको ठीक भी कर सकती है, आपको नशे लेते हैं। तो यानी कि पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि अरोमा थेरेपी खुशबू से इफेक्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इफेक्ट तो होता है ना। समर बॉन्ड भी स्मेल ही कर रहे हैं ना, नशा हो रहा है, यानी अरोमा थेरेपी रियल है। इसका मतलब समर बॉन्ड जो है वो नुकसानदेह नहीं था, उसमें क्या वो अंदर केमिकल रिलीज करता है। तो ये बाकी जो लोग ड्रग्स करते हैं उसमें भी क्या होता है, तो ड्रग्स का भी एक अल्लाह ने एक नोट डाला हुआ है, जैसे ही आप कोई नशा करते हैं तो वो केमिकल रिलीज करता है, तो वो उस खुशबू से फोर्स कर रहा होता है कि केमिकल रिलीज हो। समर बॉन्ड आपको नशे में नहीं ला रहे हैं, सॉरी मुझे ऐसे टीवी पे नहीं आना चाहिए, वो जो केमिकल रिलीज, हम प्रोडक्ट को नहीं कर रहे, हाँ, एक्टिविटी को डिस्कस, एक्टिविटी को, तो वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो असल में आपको नशे में ला रही है। जो लोग ड्रिंक करते हैं तो वो शराब आपको नहीं ला रही, वो जो जब बॉडी में जाती है वो उसके बाद जो नोड को फोर्स करती है कि रिलीज करो, तो वो जो केमिकल रिलीज होता है वो आपको नशे की तरफ ले जाता है। तो वो ये सारी चीजें इस तरह ही काम करते हैं। इसकी ऐसे भी है, इवन कि आप इस रूम में बैठे हैं, आपने इस कोने में किसी भी मोर्टिन का स्प्रे किया, दूसरे कोने में मच्छर मरा है। अच्छा, वो किसी से मरा है?
अरोमा थेरेपी ने मारा उस बेचारे को। उनको भी अरोमा और उनको भी अरोमा थेरेपी, विक्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। विक्स क्या आप लेते हैं, इनहेल करते हैं, अरोमा थेरेपी के थ्रू आपका नाक ठीक हो रहा है। खुशबू तो गई, और क्या गई अंदर, हाँ खुशबू तो गई भाई, खुशबू जाके आपका सारा नोस्ट्रिल। हम ये समझते हैं क्योंकि उसकी खुशबू तेज है, हाँ, तो उसने नाक नहीं तेज तो इस तरह आप कचरे के पास बैठ जाए, खुशबू वहां पे भी तेज होती है। अच्छा, वैसे नाक तो उससे भी खुल जाता है। नाक उससे भी खुल जाता है। तो ये होता है कि जो उसका जो मेजर रोल होता है वो है यूकलिप्टस, अच्छा, जिसको आप उर्दू में कहते हैं सफेदा। ठीक जो है। सफेदा होता है ना, ये दमे के लिए, सांस के लिए, ऐसी चीजों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, तो अगर आप घर में भी आप पेट्रोलियम जेली ले लें, उसके अंदर आप यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल डालें, तो आपका विक्स बन गया। तो इसका मतलब है जो दमे के और सांस के मरीज हैं उनको सफेदे की सफेदा खुशबू लेनी चाहिए। हाँ लेनी चाहिए, वो अच्छा होता है, लेकिन हाँ। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अब वो क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा? क्वांटिटी मतलब आपको खुद फील होगा, अगर आप ज्यादा स्मेल करना शुरू करेंगे तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप इस चीज से एग्जांपल लें, जो सफेदे का दरख्त होता है, इस पे कोई चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाती, हाँ, क्योंकि इतनी अच्छा। ज्यादा वहां पे उसकी स्मेल होती है कि कोई परिंदा वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सफेदे के ऊपर कभी घोंसला देखा है आपने? वो हम तो यही समझते हैं कि वो जरा टॉल होता है, नहीं straight नहीं होता है, नहीं, वो इसलिए। नहीं, वो क्योंकि सफेदे की स्मेल बहुत तेज होती है, और ये अगर इवन के कुछ एरिया में अगर ये बहुत ज्यादा आप लगाएं तो ये डेंजर हो जाता है। इवन के वहां पे परिंदे मरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ दरख्तों पे भी तो जो यूकलिप्टस ऑयल है, तो एक मिकदार में अगर आप लें तो वो ठीक है, ज्यादा आपको नुकसान दे, लेकिन आपको खुद फील होगा कि यार मेरा सर चकरा रहा है, मुझ पे हावी हो रहा है, तो फिर आप कम क्वांटिटी में से इस्तेमाल करें। एक प्रॉब्लम जो मेरी भी है, मुझे लगता है आपकी भी शुरू हो जाएगी, ये हेयर ऑयल। हाँ जी, ये जो बाल गिरना है, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये सारे मुझसे करते हैं। इसका कोई हल बता दें। मैं- और ये डैंड्रफ और ये मैं- इसके क्या हल है? मैं बताऊं, देखें बाल गिरना अगर आपका जेनेटिक है ना, अगर आपका जेनेटिक है, अगर आपके पेरेंट्स के भी, दादा के, नाना के, मामू अंकल उस साइड से भी कम है, तो दुनिया में से कोई हल नहीं, लिख ले लें मुझसे, तो आपके बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि वो आपके ब्लड में, आपके डीएनए का हिस्सा है। ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते। दुनिया का कोई तेल जो भी अगर कहते हैं जी मेरा तेल इस्तेमाल करें, ये आपके बाल गिरना बंद हो जाएगा, अगर उस बंदे का जेनेटिक इशू है तो ये वो बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। कोई हाल ही नहीं दुनिया में इसका। ठीक है, वो गिरने, आपके वाले साहब भी गिरे थे, आपके दादा के भी, आपके मामू चाचा के भी बाल कम है, आपके भी 100% हो गए। वो नहीं, मैं आपको मैं उसका फिर आपको हल भी बता रहा हूँ, हल बता रहा हूँ। तो वो ड्यूरेशन लंबी करा नहीं, उसका पता है वजह क्या होती है? वो इस वजह से क्योंकि उनमें बायोटीन की कमी होती है। अच्छा, वो इसलिए उसके गिरे थे, अगले जो फैमिली थी उसमें भी कम हुए, उसमें भी बायोटीन की कमी। इट्स मीन कि आप पैदा हुए, आप में भी बायोटीन की कमी है, तो आप अपना टेस्ट करें, अगर बायोटीन की डेफिशिएंसी है तो फिर आप बायोटीन के कैप्सूल लेना शुरू करें, सप्लीमेंट्स मार्केट से मिल जाते हैं, तो वो आपको फिर बचा लेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि तेल नहीं बचा सकेगा, लेकिन जो बायोटीन कैप्सूल्स है वो आपको बचा लेंगे, क्योंकि आपके बायोटीन कैप्सूल तेल में क्यों नहीं डाल देते? नहीं, लेकिन इसका वो रिजल्ट नहीं होता जो बायोटीन खाने से होता है। अच्छा, वो ज्यादा, क्योंकि वो आपके ब्लड का हिस्सा बनता है, वो जल्दी ग्रोथ कर देता है। और अगर वो जेनेटिक नहीं है और वैसे आप गिरे, तो ऑनियन ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। ठीक है, अनियन ऑयल, अनियन ऑयल वो आप बनाते हैं? जी, हमारे पास है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि ये भी बड़ा एक लास्ट आपसे प्रॉब्लम का पूछूंगा, फिर उसके बाद हम जो है वो प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। वेट लॉस के लिए कोई प्रोडक्ट है आपकी? क्योंकि ये काफी ओबेसिटी, बल्कि पूरी दुनिया का ही ओबेसिटी एक मसला है, तो इसकी कोई प्रोडक्ट आपने बनाई है तो हमें भी दे दें। देखिए, जो इंसान का वजन बढ़ता है ना, वो बहुत सारी वजूहत होती है। मेन तो यही होता है कि आप ज्यादा खा रहे होते हैं। आपने पहले मेरे पुराने इंटरव्यूज प्रोग्राम में देखा था, मेरा वेट भी अच्छा था, तो मैंने वजन कम ऐसे किया, मैं 1 मील अ डे पे आज जिसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो मैं अभी मैं जुम्मे नमाज से पहले मैंने खाना खा लिया, अब मैं कल दोबारा उस टाइम पे खाऊंगा। उसके दरमियान में बस मैंने कोई चाय शाय पी लूंगा, इनफ है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे दादा और दादी दोनों जो ना माशाल्लाह 100+ थे, दोनों फौत हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों 100 में, दादा 105 साल, दादी 110 साल की एज में। और उनकी वजह रीजन क्या थी? वो दिन में एक दफा खाते थे और बहुत थोड़ा सा खाते थे, और हमेशा में कहते थे कि जो खाना होता है ना, ये तो बस हमें अंदर तर करने के लिए, यानी अंदर हमें उसको तर करने के लिए होता है, वरना खाना कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप ना भी खाए तो भी आप जिंदा रहेंगे। और हमेशा उनकी एक बात ही कहता है, बंदा हमेशा खा के बीमार हुआ है, मैंने किसी को काम खा के ना खा के बीमार नहीं देखा। जो भी खाए बीमार। शुगर कहाँ से आती है आपकी? ओबेसिटी से आती है, हार्ट अटैक है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बीपी का मसला है, हर बीमारी मुझे पता है, किडनी का मसला है, फूड तो आपकी किडनी खराब करे। तो ज्यादा खाना मेरे ख्याल में जो है आपको बीमार कर सकती है। आप लिमिटेड दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 1 मील अ डे पे अगर आप आ जाएं तो आपका वेट ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। हाँ, उसके साथ ये है कि अगर आप ग्रीन टी जो है उसका इंटेक बढ़ा दें, वो डाइजेशन में बड़ा अच्छा हेल्प करती है खाने को। अगर वो तब पिए जिस दिन आपको लगा कि आपने कोई हैवी मील ले लिया या गोश्त वगैरह हर रोज लेने की जरूरत नहीं। देखें, अच्छा रोजाना कर लेंगे तो भी नुकसान दे, वो फौरन आपका खाना अगर हजम कर देगी तो फिर आपको फिर भूख लग जाएगी। तो कभी कभार लोग जो ना डाइजेशन अच्छा होता है, अगर आपने जैसे मैंने दोपहर खाया है तो मैं उसके ऊपर कभी भी ग्रीन टी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैंने ग्रीन टी पी ली तो खाना हो जाएगा मेरा हजम।
मुझे फिर भूख लग जाएगी, नहीं फिर भूख लग जाएगी। हाँ, तो ग्रीन टी आप तब पिए, वो हेल्प करती है जब आप इसे हैवी मील लियो, तो वो हजम करने में आसानी होगी। वरना दिन में एक दो दफा कॉफी लें मुश्किल होता है, शुरू में एक दफा कर ले तो आगे फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है। प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। रैपिड फायर मेरा एक सेगमेंट है जिसमें मैं सवाल पूछता हूँ। आप जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज और उसको कैसे ओवरकम किया? जिंदगी का सबसे बड़ा जो चैलेंज था, एक टाइम पे आया था मेरी कंपनी ऐसे था कि जब मैं शिफ्ट कर रहा था लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मेजोरिटी मेरी टीम ना एक दिन मुझे छोड़ के चली गई थी। एक और कंपनी ने उनको हायर कर लिया था, तो मेजोरिटी ने आधी टीम सुबह ही रिजाइन दे दिया। तो वो तो बड़ा टफ होता है। मतलब मेरे टेबल पे आम डॉक्यूमेंट्स कम थे, रिजाइन दे दिए। एक और कंपनी ने वैसे उनको हायर किया, और वो उसकी भी एक रीजन थी, वो जरा हमें कंपनी को गिराना चाह रहे थे कि इनकी एम्प्लॉयज को तोड़ने अगले दिन, और उनके पास भी कोई काम नहीं था, वो कंपनी को जरा नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। तो वो टफ टाइम था। वो जो है ना मैंने बड़ी मुश्किलों से एक ही दिन के अंदर, इवन के एचआर भी चला गया, सेल्स में चला गया, मार्केटिंग के हेड पे चला गया, सारे चले गए एक ही दिन में। उन्होंने उनको 2-3 गुना सैलरी दी, लेकिन शर्त थी कि आज ही आ जाए। और उनका जी हमारा तो ऑलरेडी वहाँ पे एक सैलरी का था, वो सैलरी भी हम दे देंगे। तो समझो एक बंदे को फायदा हो गया, सैलरी बच गया। मुझे वो फायदा नहीं, लेकिन एक दिन में टीम लाना बड़ा मुश्किल था। समझो वो मेरे लिए कुछ एक हफ्ता 10 दिन टफ था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में दोबारा टीम डेवलप कर ली, क्योंकि मैंने खुद शुरू से स्टार्ट किया था। आज एक एक बंदा मैंने खुद हायर किया था, तो मुझे पता है कि 8-10 दिन में कैसे बनाया जाता है। तो वो एक टफ टाइम कंपनी के ऊपर आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से निकल गए। जिंदगी का काश तो नहीं है, काश तो कह सकते हैं होगा। अब आप ऐसे ना करें। नहीं, काश तो नहीं, काश अभी है और वो करना भी है, बनना भी है। मुझे ये है कि हम पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे बड़ी कंपनी बने, जैसे यूनिलीवर है। ये तो फ्यूचर एस्पिरेशन। हाँ, तो काश होता है जो गुजर चुके हैं। नहीं, उस तरह कोई काश नहीं होता। अच्छा, ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल है। पहले भी मुझे किसी ने पूछा था, इससे मिलने का सवाल था कि आपको कभी जिंदगी में होता है कि फील होता है कि काश मैं अपनी जिंदगी को रिवर्स करता और ये चीज मेरे साथ ना हुई होती और मैं ऐसे होता। तो वो मैंने कहा नहीं, मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है ना बड़ा ठीक ठाक और बड़ा बेहतरीन हुआ है। ठीक है, जिंदगी में कोई रिग्रेट, कोई काश नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी वजह ये कि उससे जो मैंने सबक सीखा है ना वो बड़ा बेहतरीन शानदार है। तो मैं उस सबक को नहीं गंवाना चाहता। उस सबक की वैल्यू उस प्रॉब्लम के सीखने के बाद इतनी मजेदार है कि मैं कहता हूँ यार अगर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ना आता तो ये सोल्यूशन भी तो मैं ना निकालता, वो मेरे पास वो सबक भी ना होता। तो मुझे अपने सबक से जिंदगी में इतना प्यार है कि मैं कहता हूँ अच्छा हुआ ये मेरे साथ ही होगा। और हर इंसान को मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी जिंदगी में सोचे यार मेरी जिंदगी में ये क्यों हुआ, मैं बेचारा या मैं बेचारी। आप कोई बेचारे नहीं, जो आपको जिंदगी में हो रहा है बड़ा बेहतरीन हो रहा है। उसके बाद जो आपको जिंदगी में सबक मिल रहा है ना यार, वो सबक अगर आपको नुकसान 10 लाख का होगा ना, वो सबक मिलना ना यार वो 1 करोड़ का है। जबरदस्त। मेरे कुछ क्योंकि हमने डिजिटल मीडिया पे पूछा था लोगों से कुछ सवाल, तो उनमें से कोई एक सवाल है, नजम मजारी इतना हम्बल क्यों? यार हम्बल देखें, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड बंदे होते हैं ना तो फिर आपको हम्बल होना पड़ता है। मेरी जिंदगी, मेरे ऑफिस में या लाइफ में कोई भी नुकसान होता है ना तो मैं ये नहीं देखता फॉर एग्जांपल झटका ये गिलास पड़ा है, मेरी गिर के टूट गया, तो मैं इस पे रोऊंगा नहीं कि गिलास टूट गया। मैं सोचूंगा कि यार ये गिरा कैसे, क्या ये कोने पे था ये इसलिए गिरा है। तो मेरी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो मुझे हम्बल रहना पड़ता है सोल्यूशन के लिए। जैसे कोई प्रॉब्लम आया ना तो पहले मैं नहीं सोचता कि सोल्यूशन क्या है, पहले तो मैं सोचता हूं ये प्रॉब्लम ये हुआ क्यों था, ताकि फ्यूचर ना तो उसके लिए आपको हम्बल रहना पड़ता है। अगर मैं फौरन रिएक्ट कर दूं सर ये मसला हो गया वो हो गया, तो जो लोग रिएक्टिव होते हैं ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते। तो सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे हम्बल रहना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम आता है मैं पहले उसको हल ढूंढता हूँ, फिर ये भी सोचता हूँ कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए, रूट कॉज को पकड़ता हूँ। तो उसके लिए हम्बल रहना बहुत जरूरी होता है। हम्बल से मुराद ये है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट वो होना पड़ता है, वो होना पड़ता है, इमोशनली भी आपको होना पड़ता है। अब अगले 5 साल में पाकिस्तान की ऑर्गेनिक हेल्थ को कहाँ देखते हैं? देखिए ऑर्गेनिक, अगर आप इंडस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली, तो ये तो ये देखिए इंकलाब आने वाला है इसमें। मैं 2015 में जब इंडिया गया था तो वहाँ पे मैंने एक चीज नोट की थी, वहाँ पे हर मेडिकल स्टोर के साथ ना आयुर्वेदिक स्टोर थी। हम ऑर्गेनिक कहते हैं, वो उसको आयुर्वेदिक कहते हैं ना, तो वो वहाँ पे हर मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक स्टोर, मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक स्टोर। तो पाकिस्तान में भी ये आने वाला आप देखेंगे 5 साल तो नहीं, अगले 10 सालों में आप देखेंगे जितने मेडिकल स्टोर्स हैं इनके साथ आपको कुंसार नजर आना शुरू हो जाएंगे, इनके साथ आपको नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब लोग नेचुरल हर्बल चीजों की तरफ जाना चाहते हैं, बल्कि अगर कोई इन्वेस्टर भी सुन रहा हो कि हम किस तरफ इन्वेस्ट करें, तो मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक इन्वेस्ट करें। नहीं तो आपके अपन सार की अवेयरनेस के लिए भी कोई प्रोग्राम चलाएं। वही तो देखिए
चिल्तन प्योर मेरे उसी की एक अलग ही शक्ल है। उसी में तो मैं लोगों को आज जितने भी मेरे इंटरव्यूज में मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये प्रोडक्ट है चिल्तन प्योर से खरीद लें। मैं कहता हूँ यार ये प्रोडक्ट है, इसके फायदे हैं, लेवेंडर है उसके फायदे, चिया सीड के मैं बेनिफिट बताता हूँ, मोरिंगा के बेनिफिट बताता हूँ। ये नहीं पता कि चिल्तन से ले, मैं कहता हूँ कहीं और से ले लें। तो कंपैरेटर से डरते नहीं? नहीं, मैं देखें कंपटीटर तो देखें जो जिस तरह हम काम करें कंपटीटर ना हमारा था ना है और ना कभी आएगा। कोई कंपैरेटर ही नहीं है आपका। अभी देखिए प्रोडक्ट में कंपटीटर जैसे बोलने अगर पानी बेच रहा हूँ तो पानी तो आप लोग भी कोई बेचते हैं। एक हाँ वो नहीं, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है। जैसे बोलने अगर चाय बेच रहा हूँ तो स्प्रिंग लिप्टन और ब्रांड की चाय बेच रहे हैं, लेकिन जितने 1000 प्रोडक्ट जो हमारे पास है सेम ऐसे प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है। सही है। तो हमारा कंपटीटर मार्केट में कोई नहीं है। लेकिन मैं जितने भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में सबको हमने गाइड किया, बल्कि मैं तो वेलकम करता हूँ कि कोई अगर इस फील्ड में आना चाह रहा है, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा उनकी हेल्प करता हूँ। मैं तो आप सोचेंगे एक मेरे दोस्त है वो ब्रांड लॉन्च कर रहे थे और इस चीज़ में आना चाहते, मैंने तो उनकी इतनी हेल्प की, मैंने अपनी वेबसाइट की एक्सेस भी उनको दे दी। मैं कहा आप मेरी वेबसाइट की एक्सेस पे जाके देखिए, लॉगिन करके देखें मेरा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किसके क्या रिव्यूज है, किसकी कितनी सेल है। वेबसाइट एक्सेस कौन देता है? आजकल शायद लोग अपने भाई को भी ना दे जो जहाँ से आपकी अर्निंग आती है। मैंने वेबसाइट की पूरी एक्सेस उसको उठा के दी, पूरा डेटाबेस उठा के दे दिया। यानी मैं उसको इतना मोटिवेट करना था कि बंदा जो बात कर रहा है जेन्युइन कर रहा है और सही ऑथेंटिक कर रहा है, पूरा उसको इंग्रेडिएंट्स बताया, चीजें बताई, स्टिकर कहाँ से मिलेगा, डब्बी कहाँ से मिलेगी, इंग्रेडिएंट किससे मिलेगा, डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, फार्मासिस्ट कहाँ से मिलेगा, कितनी सैलरी में रखना है, कैसे कंपनी स्टार्ट करना है, इतनी डेप्थ डिटेल में मैं लोगों को बताता हूँ। मुझे तो खुशी होती है क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है ये मुल्क एंटरप्रेन्योर ही इसको ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फिफ्थ पिलर का मकसद भी यही था, छोटे बिजनेसमैन को ऊपर लेके आना। तो मैं खुद अगर लोगों की हेल्प नहीं करूँगा तो मेरा मकसद बहुत हो जाएगा फिफ्थ पिलर का। मैं तो इसमें बड़ी लोगों को हेल्प करता हूँ। लोग हमेशा कहता हूँ कि एग्रीकल्चर की तरफ आए, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हम एग्रीकल्चर में ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने पूरी दुनिया में यंग एग्रीकल्चर के लोग फार्मर्स देखे, पाकिस्तान में मैंने एक यंग फार्मर देखा, कोई 28-30 साल का बच्चा हो यंग, और मैं पूछूं क्या करोगे, अगर कहे यार मैं फार्मिंग करता, एक बंदा नहीं करता। हम तो जो बुजुर्ग हो गए जिसके पास घर में कुछ नहीं हो, कहता जी 10 एकड़ पड़िए कुछ उगा ले। भाई यंग फार्मर्स कहाँ गए हमारे पूरी दुनिया में? मैं क्योंकि मेरे बाहर से जैसे लेवेंडर मैंने कहा हमारा बाहर से मेरे बहुत सारे इंग्रेडिएंट 20% इंग्रेडिएंट मेरे बाहर से। मैं जब इनसे कम्युनिकेट करता हूँ मेजॉरिटी यंग लोग होते हैं। फिर मैं कहता हूँ आपकी अपनी लैंड है, वो दिखा रहे होते हैं, पिक्चर्स वीडियोस कहते हैं मेरी अपनी मैं करता हूँ। यानी वहाँ पे यंग फार्मर था, पाकिस्तान में यंग फार्मर्स, यानी हमारा यंग बच्चा है वो तो फार्मिंग को समझता नहीं और उसको पता ही नहीं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री है। बेटा हम कमाई यहीं से सकते हैं और कहीं से नहीं कमा सकते। अभी आप टी पे आप देखें, पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब है पानी की वजह से इस मुल्क में चाय पी जाती है। पिछले साल हमने 400 अरब की चाय पी है। 400 अरब की कितनी बड़ी मार्केट है, 400 अरब। 200 अरब तो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, लेकिन इसमें स्मगलिंग भी होती है, अंडर माइसिंग भी होती है। जो मेरे रिकॉर्ड में 400 अरब की मुल्क चाय पीता है साल में। कितनी बड़ी मार्केट है, कोई काम नहीं कर रहा। मानसेरा की तरफ में कोई 1 लाख एकड़ का एरिया है मानसेरा की तरफ जो आइडेंटिफाई हुआ है, यहाँ पे चाय हो सकती है, तो करना चाहिए यार, कितनी महंगी है। और मेरा मकसद एक ये भी है कि लोगों को ना प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके आना। हमारे फार्मर के ये भी है कि बाबे इसलिए क्योंकि हमने ना अपनी ट्रेडिशनल फसलें की है। प्रॉफिटेबल की तरफ पीटीवी ने हमें सिखाया कि बस गंदम करना है, गन्ना करना है, अमेरिकन सुंडी है और ये सुंडी। भाई इस मुल्क में मोरिंगा भी है, वो काश्त करे, चिया सीड को फैसलाबाद में उग सकता है, किनवा उग सकता है, ये जाफरान कोयटा वाली साइड पे हो रहा है, ये ओलिव अभी ओलिव पे थोड़ा इन्होंने काम किया है, ये चकवाल और लोरलाई बलुचिस्तान का एरिया वहाँ पे थोड़ी बहुत उसमें वर्किंग हुई है। ये एक चीज है, मशरूम पे थोड़ा सा लोग काम करें, लेकिन मैं कहता हूँ चाय पे काम करें। सबसे ज्यादा जो है ना ये चाय इस मुल्क में, तो 400 अरब का अब आप रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। चिल्तन प्योर का फ्लैगशिप स्टोर कब आएगा? ये अक्सर लोगों का ये सवाल होता है। मैं जल्द इस पे वर्किंग हो रही थी कि मुझे ना लोकेशन से बड़ा प्यार होता है। मैं कहता हूँ मैं जब भी जो से स्टोर अगर ओपन करूंगा तो मैं लोकेशन पे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये मैंने बड़े ब्रांड से सीखा है। जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उनके उसे मीटिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझे, उनके मैनेजर्स बैठे हुए थे, तो मैं कहा जब आप रिटेल खोलते हैं मॉल्स में तो उसमें कोई आपकी पॉलिसीज होती हैं? कहते हैं कि हमारी पॉलिसी होती है कि ग्राउंड फ्लोर पे खोलेंगे वरना नहीं खोलेंगे। उनकी मॉल्स अगर कोई बहुत बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है बाहर का, ठीक है, तो वो इंपोरियम पैकेजेस और ये डॉल्मेन मॉल पे वर्किंग कर रहे थे, तो उनके मैनेजर ने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि अगर खोलेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे खोलेंगे वरना किसी मॉल पे हम फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं जाएंगे, जो मर्जी जितना चलता, क्योंकि उन्होंने एसओपीज एक प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक होती है। तो हमारा भी ये था कि अगर हम शॉप बनाएंगे लोकेशन पे बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। किसी गली में 50,000 स्क्वायर फुट दुकान खोलने से अच्छा है आप लाहौर एमए माला पे 500 स्क्वायर फुट की छोटी दुकान बना लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो हमें लोकेशन नहीं मिलती, लोकेशन जहां पे आप ऑडियंस, तो मैं जब मुझे लोकेशन मिलेगी तो हम अपना स्टोर ओपन कर लेंगे। अगर हम अभी एमए माला पे वर्क हो रहा है, डिफेंस में तो जगहों पे हो रहा है, तो अगर हमें अच्छी लोकेशन मिले तो मैं ओपन करूंगा। अगर लोकेशन अच्छा एक्सपोर्ट हम इसलिए भी नहीं करें क्योंकि हमसे पाकिस्तानी संभाला जा रहा है। 400 अरब चाय में पड़ा हुआ है, आप मुझे बताएं
इंशाल्लाह। बंदा वो बेवकूफ होगा ऑर्गेनिक के बिजनेस में जो है एक्सपोर्ट का सोचता है और उसके अपने मुल्क में 400 अरब पड़ा होगा। हाँ चाय, वो पहले तो मैं चाय पे ना काम कर लूं, तो बिल्कुल। मैं इसलिए एक्सपोर्ट पे फोकस मेरा कम है, दिल तो करता है, फोकस कम है क्योंकि आपका पाकिस्तान पूरा पड़ा हुआ है, अभी कराची पूरा पड़ा हुआ है, इस्लामाबाद है, ये बड़े बड़े शहर हैं और हमें फिर आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, हम उनको लोकल करें, क्योंकि मेरी डोमेन से रिलेटेड है। तो अभी मेरे लिए पाकिस्तान बहुत बड़ा है, मुझे तो पाकिस्तान नहीं हैंडल होता। अभी मैंने आपकी फाइनेंशियल वर्थ तो नहीं बताई क्योंकि आपने मुझे मना कर दिया था लेकिन आप जो है वो बड़ा अच्छा टर्नओवर मैनेज कर रहे हैं जी के लिए, और एक हमारे यूथ के लिए एक इंस्पायरेशन है कि बचपन से पढ़ाई से आपने जो है वो इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च किया। हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहिए कि वो कैसे आप जैसे बिजनेसमैन और आप जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी, मेरे लिए हमेशा जितने भी स्टार्टअप्स हैं अमूमन मैं क्योंकि ज़्यादा उनको गाइड करता हूँ जो इस फील्ड में आते हैं या कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं। वो लास्ट भी मैंने मीटिंग में आपको बताया था कि हमेशा एक इकाई एक बुक है, मेरी फेवरेट किताब है, उसमें वो जापानीज के ऊपर रिसर्च हुई थी जिनमें एक गांव था जहाँ जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग थे उस गांव के, तो उन पे एक बड़ी रिसर्च हुई, तो उन्होंने देखा उनमें 4 चीजें उन लोगों में पाई गई। हमेशा मैं स्टार्टअप को कहता हूँ ये देखनी चाहिए और ये प्रूव है, ये किताब में रिटन है। उसमें एक ये जो भी आप काम करते हैं ना, पहले तो आपका पैशन होना बहुत जरूरी है, आपका अगर इंटरेस्ट है, शौक है तो काम करें वरना ना करें। दूसरा जो भी आप काम करते हैं उस डोमेन का आपने एक्सपर्ट बनना है। मतलब जैसे मेरे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक से आप कोई भी मुझसे सवाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90% तक आपको उसका आपको सेटिस्फाई कर दूंगा। तो आपने जो भी काम करना है उसका एक्सपर्ट बनना है। तीसरी ये चीज़ है जो भी आप काम करते हैं देखिए कि उस डोमेन में, उस काम में, उस इंडस्ट्री में, उस एरिया में, उस डिपार्टमेंट में, उस सेक्शन में पैसा है या नहीं। अगर पैसा नहीं तो फिर काम ना करें, क्योंकि आपको कंपनी रन करने के लिए आपके रेंट्स होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके सैलरीज होते हैं, भाई वो प्रॉफिट आएगा तो चल सकेगा वरना आपका कंपनी बैठ जाएगी। चौथी चीज़ ये देखें, आखिरी चीज़ कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बनाते हैं या लोगों को देते हैं सर्विस, उसका सोसाइटी को जरूरत है भी या नहीं, या आपने टेम्परेरी वैसे हाइप क्रिएट करके बता दिया कि जी नहीं ये पानी आपकी जरूरत है और आपकी है, बाकी एक्चुअल में नीड है। अगर पानी एक्चुअल में नीड है तो सारी जिंदगी ये ब्रांड रहेगा और ये कंपनी कभी नुकसान नहीं उठाएगी। मैं रिपीट करता हूँ कि आपने हमेशा पैशन कवर करना है, आपने उस डोमेन का एक्सपर्ट बनना है, प्रॉफिटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। बहुत सारे बिजनेस 1% प्रॉफिट मार्जिन चल रहे होते हैं, थोड़ा सा भी इन्फ्लेशन आते हैं वो ब्रांड छोड़ जाते हैं मार्केट से। और चौथी चीज है ना, ऐसा प्रोडक्ट सर्विस बनाए जिसको सोसाइटी की जरूरत हो। अगर ये 4 चीजें आपके स्टार्टअप में, आपकी कंपनी में, आपके ब्रांड में होंगी तो मैं मान नहीं सकता कि वो कंपनी आपकी चले ना। थैंक यू वेरी मच नजीम साहब, आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया। एटलीस्ट मुझे तो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती भी है। अभी मैंने आपकी कुछ पर्सनल चीजें भी डिस्कस करनी थी लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया। थैंक यू।